नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और द न्यूज लॉन्चर के संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य पर लाठियां बरसा रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हितों को एक एक करके कुचलती हुई नजर आ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम दिग्गज नेता पहुंच गए हैं और उनमें से कई दिग्गज नेता अपने दिल पर पत्थर रखकर नितिन नवीन की उम्मीदवारी की जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में जाना है। लेकिन हम एक बड़ी खबर पर आए हैं कि एक सैन्य अधिकारी, एक महिला सैन्य अधिकारी, जिनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के मंत्री शाह करते हैं, माफी मांगने से इंकार कर देते हैं। जब लगता है जेल जाने की नौबत आएगी तो फिर माफी मांगते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया मामला दर्ज करने का, उनके खिलाफ क्या हुआ ये हम और आप सभी जानते हैं। और फिर बीजेपी की आदत हो गई है, जिस मामले को लटकाना हो ये कह देते कि न्यायपालिका के संज्ञान में। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये बहाने बनाना बंद कीजिए, माफी हमें मंजूर नहीं है और फैसला कीजिए मुकदमा चलाने को लेकर। आशीष सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि अब उस बीजेपी के बदतमीज मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, मैं बहुत ज्यादा इसको लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से 1 मिनट 30 सेकंड अपनी बात कह लूं, फिर विषय पे आता हूं, फिर विषय पर नॉन स्टॉप जितना आप चाहेंगे उतना बोलूंगा। संतोष का ये चैनल, इस चैनल को आप मानिए कि ये हमारा भी चैनल है। यहाँ पर संतोष को मैं कम से कम आज की तारीख में हो गया होगा 1.5 दशक, जी। 1.5 दशक हो चुका होगा। मैं संतोष को निजी तौर पर जानता हूं और दिल्ली में सरकार को, संसद को, भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने मोदी और शाह को दिल्ली में कदम रखते देखा है। इस वाले फेज में, उस फेज में नहीं जब दफ्तर में चाय वगैरह लेकर के पत्रकारों को ढूंढा करते थे, तब नहीं। ये सुन के लोगों को हजम नहीं होगा कि चाय चाय पिलाने के लिए व्याकुल रहते थे 97-98 वाले दौर में। तो इस दौर में उस समय से भाजपा को देखा है तो बहुत मतलब भीतर तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार के बहुत भीतर तक इनकी जो पकड़ है, वो सूत्र जो लोग कहते हैं ना, तो वाकई अगर सूत्र जिन लोगों के पास है उनमें संतोष है। तो इस चैनल को आप लोग मतलब जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए, देखिए। कुछ सुझाव हो इनके लिए तो मुझे भी आप लोग भेज सकते हैं, वो भी सुझाव जो मुझ पे भेजेंगे वो भी इनके तक जाएगा। अब आते हैं विषय पर। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाला, आतंकियों का बहन बोलने वाला ये विजय शाह, इस विजय शाह को जेल होगी और ये इस्तीफा देगा। इन दोनों बातों में मेरा भरोसा कम है। लेकिन एक बात को लेकर के आज भरोसा थोड़ा बढ़ा है। ममता बनर्जी ने अभी 1 दिन पहले मंच पर सूर्यकांत से हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि आप संविधान के अभिभावक हो, कस्टोडियन हो, संरक्षक हो। आप और सारे जजों की ये जिम्मेदारी है कि माय लॉर्ड, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को आप ही बचा सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप लोग निभाइए। ये निवेदन हाथ जोड़ करके किया था। मुझे लगता है कि जलपाईगुड़ी से लौटते वक्त रास्ते में बहुत गहन चिंतन किया है सूर्यकांत ने। हालांकि अभी मैं इस निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंचूंगा कि बिल्कुल अब लोकतंत्र और संविधान बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट जुट जाएगा। लेकिन ये जो आज जो हुआ है ये शुभ संकेत है। मैं तथ्यात्मक रूप से आता हूं। तथ्यात्मक रूप से एक एसआईटी 14 मई की तारीख में डेट वाइज कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए इस देश में कैसे चल रहा है सिस्टम और 1.5 रुपए वाले अंधभक्त कैसे भ्रमित करके देश को कहते हैं चलो सनातन की रक्षा करना है। अरे पीछे कोई गरिया रहा है, नहीं, आगे बढ़ो, सनातन की रक्षा करना है। अपने माँ बाप का सम्मान छोड़ दो, चलो आगे सनातन की रक्षा करना है। और कहीं आगे सनातन की रक्षा नहीं, आगे सनातन का ये सब विनाश करने पे आमादा है। आप प्रयागराज में देख लीजिए शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है।
फिर मैं आता हूं तारीख पर। 14 मई की तारीख थी जब इन पर एफआईआर दर्ज हुई, और किसके आदेश पर? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे अतुल श्रीधरन। वो आज की तारीख में सीनियरिटी में लोग ऊपर जाते हैं, वो नीचे जाते जाते इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 7वें नंबर पर, सब शायद 7वें पर, अगर मैं दुरुस्त हूं 7वें 8वें पे पहुंच गए, और इसीलिए वहां गए, भेजे गए कि वो सीनियरिटी उनकी खत्म हो जाए। अतुल श्रीधर ने इन पर एफआईआर का आदेश दिया। पहले धाराएं ऐसे काम चलाऊ लगाई गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने एक ईमानदार जज से पाला पड़ा है। क्लास लगा दिया अतुल श्रीधर ने, कहा तत्काल ऐसी धाराएं लगाइए और मेरे सामने लाइए, मैं चेक करूंगा। तो धाराएं इन पर लगी 152, 196 वन सी और 197 वन बी। ये धाराएं बड़ी गंभीर धाराएं लगी थी, क्योंकि अतुल श्रीधरन की मॉनिटरिंग में था। ये इसमें धाराएं थी संप्रभुता को, देश की संप्रभुता को खतरे में डालना, दो समुदायों के बीच वैमनस्य और शत्रुता पैदा करना। तो दो समुदायों में वैमनस्य और शत्रुता है तो 11.5-12 साल से सब कर रहे हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। लेकिन देश की संप्रभुता को खतरे में डालना, ये पॉइंट इसमें मतलब गैर जमानती लेवल पे आ गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बचाया। मैं ये कहूंगा आप पूरी खुद की जिम्मेदारी पर कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बचाया, बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं तो अतुल श्रीधरन के चपेट में आए होते तो सलाखों के पीछे होते, तब इनको कोई नहीं बचा पाता। नागपुर से दिल्ली कोई बचा उचा नहीं पाता, तब ये सलाखों में होते। लेकिन अतुल श्रीधरन के बीच में सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस समय गिरफ्तारी से राहत देकर के एसआईटी बिठा दी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट, एसआईटी में 3 आईपीएस थे, और वो आईपीएस जो थे तीनों के नाम मैंने बताते हुए उस समय बताया था कि ये तीनों आईपीएस, मैंने संदेह भी जताया था कि आईपीएस कैसी रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें तो ऐसे भी आईपीएस हैं जो जिनके प्रभारी मंत्री रहे हैं, विजय शाह प्रभारी मंत्री के रूप में सलामी दागे होंगे वो, जय हिंद सर, वो एसआईटी में है। लेकिन फिर भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि एसआईटी की रिपोर्ट कितनी कंक्रीट है इनके खिलाफ, इनके उस कथन के खिलाफ जो मतलब बदनुमा धब्बा है। तो 19 अगस्त को एसआईटी ने रिपोर्ट अपनी बंद लिफाफे में दे दी रिपोर्ट। 19 अगस्त से आज की तारीख संतोष ध्यान करिएगा, 19 जनवरी, 5 महीना नेट। उस एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार बैठी रही। आपने बड़ा बढ़िया ओपनिंग में कहा कि न्यायपालिका में मामला है विचाराधीन, उसके आड़ में जब भी बात हुई न्यायपालिका में विचाराधीन है, वही बात सुप्रीम कोर्ट को लगी विचाराधीन है, तो लाओ देख ही लेते हैं। जब वो खुला है, एसआईटी रिपोर्ट खुली, तो उसमें अब मैं फिर कह दूं कि अभी खुला नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा क्या है नहीं आया है। लेकिन जो हियरिंग के समय सूर्यकांत ने एक एसआईटी की रिपोर्ट में 10.2, जैसे होता है ना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो कई बार पॉइंट में सब पॉइंट भी होता है। तो 10 नंबर में 10वें पॉइंट में दूसरा सब पॉइंट 10.2 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शाह को भारी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्यकांत ने सुनवाई में उसका रेफरेंस दिया, मतलब कहा कि 10.2 में कुछ ऐसे रेफरेंसेज हैं जिनका ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें इन पर क्या हो सकता है, ऐसे रेफरेंसेज। तो 10.2 में क्या रेफरेंस है, एसआईटी की रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन 10.2 का जिक्र करके बताया कि 10.2 में कुछ गंभीर मसले हैं, कुछ गंभीर विषय हैं। अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते का टाइम है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा है कि 2 हफ्ते में आप अभियोजन की स्वीकृति, यानी इन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दें या नहीं दें, हाँ ना बताएं, इसमें ना करने की गुंजाइश बहुत कम है संतोष, गुंजाइश बहुत कम ही नहीं, ना के बराबर है। अगर ना का फैसला हुआ तो भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में, ये शायद न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच टकराव का एक नया चैप्टर होगा।
इसमें ना की गुंजाइश नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। मैं 0.001% भी नहीं मानता हूं, लेकिन इतने दुस्साहस हमने साढ़े 11 पौने 12 साल में देखे हैं कि कई बार लगता है कि दुस्साहस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चांस नहीं है। तो पहला, इन पर अभियोजन तो चलेगा। अब अभियोजन कहाँ होगा? मुकदमा ट्रायल कहाँ होगा? लोअर कोर्ट में होगा। लोअर कोर्ट में वहीं चार्जशीट होगी, वहीं ट्रायल होगा। वहां क्या होगा? लोअर कोर्ट में ये विषय सोचने का है, चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि हम कैसे बता दें क्या होगा। हाँ, आपने कुछ जो पूछना? बिल्कुल, आपने जो आशीष जी 0.01% कहा, वही तो लोक लाज लिहाज सब कुछ छोड़कर बैठे हुए हैं। हालत यह है कि इंदौर के बाद क्या कहा मोहन यादव ने? मोहन यादव स्विट्जरलैंड में गए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। और बड़ा दिलचस्प बात बता दूं, ये जो एमओयू साइन करके आते हैं ना, ये बात मैं दर्शकों से ज्यादा भक्तों के लिए कहता हूँ कि जो ये एमओयू साइन करके आए, जरा उसमें सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि देशी कंपनियां कितनी और विदेशी कंपनियां कितनी है। तो देशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करने के लिए भी आपको विदेश में जाना पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड में जाना पड़ रहा है। वैसे वहां का मौसम बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि देश के मौसम से आजीज होकर वहां गए। लेकिन आपने एक ₹1.5 के जो रुपल्ली वाली जो होते हैं ना ट्रोल आर्मी, थोड़ा सा मैं कह दूं कि भैया जब नया निजाम आएगा तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे सोशल मीडिया के आईटी सेल के हेड, वो भी बदलेंगे और नीचे जो ₹1.5 वाला मामला है बहुतों का बंद हो जाएगा। तो वो बड़े सिर्फ बड़े नेता ही, राजनाथ ही टेंशन में नहीं है कि संसदीय बोर्ड से छुट्टी हो जाएगी, छोटे ये ₹1.5 वाली भी जो ट्रोल आर्मी है वो भी टेंशन में है। लेकिन यहाँ पर आशीष सर एक सबसे बड़ी बात, सेना की महिला अधिकारी का अपमान बीजेपी की एक आदत हो गई है। आप कहेंगे शंकराचार्य पे लाठी क्यों बरसाई, तो अखिलेश यादव की याद दिलाएंगे। आप इंदौर का सवाल पूछेंगे तो 84 की याद दिलाएंगे। आप आधार और बाकी गड़बड़ियों की बात पूछेंगे तो कहेंगे कांग्रेसी भी तो यही चाहते थे। आप जो सवाल उठा लीजिए जहां वो फंसेंगे तो पुरानी सरकारों की याद दिलाते हुए कहेंगे तो पुरानी सरकारों ने गलतियां की तभी तो आप आए। आप राष्ट्रवाद, आप हिंदुत्व, आप इस देश के 56 इंच के सीने, आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने जा रहा है और वहां आपके मालिक ने, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं क्योंकि आपके दोस्त की जान उनके कब्जे में फंसी हुई है, उन्होंने आदेश दे दिया है कि भैया मेंबर भी बनना है, पैसा भी देना है और मैं आजीवन इसका वो रहूंगा, चाहे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति रहूं या ना रहूं। लेकिन ऐसे मामलों में भी जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं और लोग उस पर फिर रिएक्ट नहीं करते हैं, और एक न्यायपालिका की, चंद्रचूड़ साहब ने जो किया वो तो बहुत ही महान आदमी है। आजकल ये बीमारी जजों में भी लग गई है, रिटायर होने के बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, राजस्थान जाके बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये शुक्र है कि कम से कम पद पे रहते हुए किसी जज ने थोड़ी सी तो हिम्मत कर दी, थोड़ी सी तो हिम्मत दिखा दी। नहीं, देखिए बहुत सारे, जब से चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत जी, और उससे पहले से निजी तौर पर मैं, सब लोग जानते हैं, और न्यूज लॉन्चर, हम जुडिशरी पर लोग सवाल करने से डरते हैं, ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। जब हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से, ये डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सूर्यकांत के भी बहुत सारे फैसलों पर एसआईआर का मामला सूर्यकांत के ही पास है। सीजीआई आज तक तारीख पे तारीख, 10 जुलाई की तारीख थी, उस पहला डिबेट मैंने किया था और उसी दिन पहली हियरिंग हुई थी। आज तक तारीख पे तारीख है। सीजीआई सूर्यकांत के पास ही, उन्होंने ही कहा था आप एक आदमी खड़ा कर दीजिएगा, आप जो जीवित हो और मृतक के रूप में उसका काट दिया गया हो नाम मतदाता सूची से, बिहार से ट्रेन में बैठ करके आए, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे लोग कि साहब हम जिंदा हैं, माय लॉर्ड हम जिंदा हैं। राहुल गांधी का चाय पी के गए, भूत तो थे नहीं, इंसान थे, लेकिन अपनी ही बात से सूर्यकांत जी कन्नी काट गए। तो बहुत सारे ऐसे हैं सवाल इन पर। तो अभी मैं इतनी जल्दबाजी में ये क्या, ये जो है राज्य सरकार इस पर सहमति देगी, हाथ करेगी, हाँ करने के बाद कहाँ पे कितना आगे बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी आनन फानन में मैं तारीफ तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पुराने तारीफों के लिए आज तक प्रायश्चित कर रहा हूं, दर्शकों से माफी मांगा हूं। संतोष चंद्रचूड़ को मैंने कई बार सैल्यूट कर दिया था, शुरू में आए तो चंद्रचूड़ भाषण बड़ा बढ़िया देते थे, ऐसा होना चाहिए, जमानत अधिकार है, जो है, और ये जमानत मिलना चाहिए, मतलब भाषण तो आप सुनिए तो कई बार नरेंद्र मोदी की टक्कर देते थे। तो कई बार मैंने सैल्यूट ठोक दिया कि चंद्रचूड़ बचाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, चंद्रचूड़ बचाएंगे लोकतंत्र। आज तक माफी मांग रहा हूं, आज तक। तो कोई जल्दबाजी नहीं है।
अभी ये तो बहुत छोटा मामला है, इससे बहुत बड़े बड़े मामले जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप समझ लीजिए कि माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, वो सारे इनके पास पड़े हैं। आज भी चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ जो कानून मोदी ने लाया, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एसआईआर आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ईवीएम की फोरेंसिक हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 100% वीवीपैट और मशीन की मिलान हो, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब चुनावी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ही है, इसी पर लोकतंत्र डिपेंड है। और चुनाव की ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए इतने मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर सूर्यकांत जी उन सबको निपटा दें तो हम सलूट उलूट नहीं, हम तो जिस रास्ते गुजर जाएंगे उस रास्ते धूल ले आएंगे, माथे पर लगाएंगे। आपने दो बातें और कही, उन जो भक्त बता रहे हैं ना कि 2015 में अखिलेश के समय शंकराचार्य पे लाठी चली, 84 में यूनियन कार्बाइड हुआ, उन पर मैं बता दूं एक लाइन में, आज सनातन जब विषय से विषयांतर हो रहा हूं लेकिन चर्चा आ जाती है तो रोक नहीं पाता मैं। यूनियन कार्बाइड अगर 84 में हुआ तो क्या हिटलर जैसे गैस चैम्बर बना के तुम लोग मार दोगे? ये अधिकार मिल गया तुमको? ये आप कैसे कह रहे हो? संतोष ने तो कहा कि वो हुआ था तो आप सत्ता में है, मैं उसको भी नहीं, वो हुआ था तो आप गैस चैम्बर आज बना दोगे? आज आप जहरीला पानी पिलाओगे अपनी जनता को? दूसरी बात, आपका धर्म मतलब आपका सनातन और राष्ट्रवाद दोनों आज 19 जनवरी को एक्सपोज हो रहा है। आप कर्नल सोफिया कौन थी? कर्नल सोफिया हमारे देश की कर्नल है, हमारी बहन। कर्नल कर्नल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी सेवा देनी पड़ती है, बहुत डेकोरेटेड पोस्ट है। कर्नल को आतंकियों का बहन कहने वाला मंत्री है, आपका राष्ट्रवाद यही बेनकाब है। आपका राष्ट्रवाद फर्जी है, नहीं तो कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन करने के बाद मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, वो घर में नहीं रहता, जेल में होता। लेकिन इस देश में राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के नाम पर कितने लोग, सोनम वांगचुक आपके फ्लैगशिप कार्यक्रमों का जो है फ्लैग बियरर, वो जेल काट रहा है, वो जिसने जो है तकनीकी रूप से बर्फीले जगहों पर आर्मी को रहने के लिए वो व्यवस्था बनाई संतोष, जिसमें माइनस टेम्परेचर में भी रह सकता है, वो टेंट बनाया जिसमें अंदर गर्मी रहती है, कंफर्टेबली रह सकता है, वो जेल में है। अब सोचिए, फौजियों को सुविधा देने वाला जेल में है, फौजियों के लिए काम करने वाला जेल में है, और फौजियों को गाली देने वाला कुर्सी पर है, मंत्री है। ये राष्ट्रवाद है? अगर ये राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद से राष्ट्र को बचाए ऊपर वाला। दूसरी बात, सनातन की बात कर रहे हो, 15 में बता दी कि 15 में भी लाठी पड़ी थी, 15 में भी लाठी चार्ज हुआ था। ये 15 में लाठी चार्ज हुआ था, ये जिसने कहा है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हर जगह लगाइए कि 15 में लाठी चार्ज हुआ था, तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य, विपक्षी शंकराचार्य कहना छोड़ दो फिर। यानी जो भी हिंदुत्व और सनातन का जिस भी रूप में शंकराचार्य, मुक्तेश्वरानंद उसको बढ़ावा दे रहे होंगे, मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। शंकराचार्य सनातन के, हिंदुत्व के सर्वोच्च शिखर पर, सबसे बड़ी पदवी पर विराजमान है। हो सकता है बहुत चीजें शंकराचार्य बोले हमको भी ना अच्छी लगे, लेकिन ये जरूरी थोड़ो है कि पिता जो बोल रहा है बेटे का अच्छा नहीं लग रहा है तो बेटा उठा लेगा लाठी और गरियाने लगेगा। वो सनातन में उस पिता वाली पदवी पर है, सर्वोच्च पद पर विराजमान है। अगर बेटे के रूप में हमें नहीं भी कुछ पसंद आएगा तो हम उनके खिलाफ कोई भी बदतमीजी, किसी तरह जो है ऐसा चीज, ऐसा काम नहीं करेंगे जुबान से, मतलब मन से, वचन से, कर्म से, जो उनकी पदवी का अपमान। 15 में भी अगर लाठी चली, लाठी चार्ज हुआ था, और 26 में भी लाठी चली, तो फिर ये कह के दिन भर, आज तो 15 का लाठी चार्ज है ना,
लगातार पिछले 3-4 सालों से लगातार क्या कहते हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य, विपक्षी शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य। तो बोलना आज से बंद कर देना। जितना 1.5 रुपए वाले आज से, आप लोग की बातों में खुद में इतना कंट्राडिक्शन है। जब वो दूसरी सरकारों में भी लाठी उन शंकराचार्य पे उठी है, तो फिर कैसा विपक्षी हो गया, फिर कैसा समाजवादी हो गया, फिर कैसा कांग्रेसी शंकराचार्य। वो शंकराचार्य हैं, आप सम्मान कर सकते हैं करिए, नहीं तो मुंह पर लगा दीजिए, और आपने नहीं बिल्कुल तो सही कहा। नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य घोषित कर दीजिए और अमित शाह को महामंडलेश्वर घोषित कर दीजिए। नहीं, नरेंद्र मोदी को तो आशीष जी वो पहले ही घोषित कर चुके हैं, अपने आप को तो अवतारी घोषित कर चुके हैं, तो शंकराचार्य से ऊपर हो चुके हैं। आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया, लद्दाख में खुद जा चुका हूं, और दिक्कत यह है कि सोनम वांगचुक वही मुद्दे उठा रहे थे, आशीष जी वही मुद्दे उठा रहे थे जिसका वायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। ये वही तो दिक्कत है कि वही तो भाजपाई दो इसको है, समझेंगे नहीं। और दूसरी वही बात अब तो आ दो जाती है, है। हाँ हाँ, हाँ कि हाँ ये 8 महीने पहले सेना की महिला अधिकारी का अपमान, ये कानूनी मसला तो बाद में बनना चाहिए था, ये न्यायालय का मसला तो बाद में बनना चाहिए था, पहले तो सीधे सीधे ये नैतिकता का मसला बनना चाहिए था। अब या तो मोहन यादव की हैसियत और औकात नहीं थी कि वो इस्तीफा ले सके, न उनसे ले पाए, न कैलाश विजयवर्गीय से ले पाए, या मोहन यादव के हाथ दिल्ली वाले शाह ने रोक दिए थे, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब जज साहब की अंतरात्मा थोड़ी तो जागी है, लेकिन पता नहीं क्यों, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए एक शब्द मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं कि कहीं जो प्रेशर कुकर की सीटी बना दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को, क्या इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी भर बनकर रह जाएगा, यानी गुस्सा जो है वो शांत कर देगा, उबाल निकाल देगा और उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल के उसको घोल मट्ठा कर दिया जाएगा, जैसे एसआईआर पे किया गया। बिहार में हमने देखा, सब कुछ हो गया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी। कितनी उम्मीद है कि महिला सैन्य अधिकारी का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा? आपको लगता है ये दोनों चीज होगी? मुझे लगता है दोनों में से एक भी नहीं होगी। आपने आखिर में वो सवाल पूछ लिया, मैं अपनी राय दे रहा हूं, तो मेरी राय से दर्शकों की राय अलग भी हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। न तो जेल जाएंगे, हाँ मुकदमा चल सकता है, मुकदमा चलेगा, ये मुझे लगता है कि मुकदमा चलेगा। न जेल जाएंगे और न इस्तीफा होगा। कितने टेनिस से लेकर कितने को आपने देखा है, और मोहन यादव को कह रहे हैं। मोहन यादव जैसे सभी मुख्यमंत्री, मोहन यादव, भजन लाल, नायब सैनी, एक लाइन से गिनते चले जाइए, ये सबको, सबके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो आपने कहा इनकी औकात नहीं, कुछ किसी की नहीं है। हाँ, उसी में क्या है कि कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं मोहन यादव। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कोई औकात नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ और कहीं और कर रहे हैं। इंदौर से लेके उज्जैन तक मध्य प्रदेश में प्लॉट, खाली प्लॉट हमारा है। मतलब कोई जमीन का बड़ा सौदा हो, आप पता कर लीजिए, मोहन यादव के भाई, मोहन यादव के भतीजे, सारे के सारे किस काम में इस समय लगे हुए हैं, किस कारोबार में लगे हुए हैं। कोई बड़ी डील हो, इंदौर, उज्जैन, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, जो वहां पर पुराने पत्रकार से लेकर के और राजनीति तक में सब रोज किस्से बताते हैं, रोज। और कैलाश विजयवर्गीय का मुख्य क्या लेंगे इस्तीफा? इस्तीफा तो इन्हें खुद देना चाहिए। विजयवर्गीय का क्या, ये प्रभारी मंत्री वहां के। सोचिए, विजयवर्गीय की तो स्थिति अलग ही है। विजयवर्गीय का तो फ्रस्ट्रेशन था, घंटा वगैरह, जो घंटा मिनट सेकंड था, वो विजयवर्गीय का फ्रस्ट्रेशन था। कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की राजनीति में और राजनीतिक कद में कोई तुलना है क्या? संतोष, भाजपा आपने कवर किया है, वो महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का, शाह के कभी इतना करीब, बंगाल का प्रभारी, वो कैलाश विजयवर्गीय आज की तारीख में अपने इंदौर में तो आज की तारीख में कैलाश से बड़ा कोई नहीं है, सुमित्रा महाजन के जो है संन्यास के बाद। वो कैलाश विजयवर्गीय अपने जिले में, आपको एक घटना बता देता हूं, विषयांतर है लेकिन मध्य प्रदेश की बात है तो बता देता हूं। कहीं वृक्षारोपण के लिए, पौधे उधे लगाने के लिए, वृक्ष जो है वन विभाग से पौधे चाहिए थे, तो कैलाश विजयवर्गीय ने पौधे के लिए फोन कर दिया
और वहां पर अफसर ने मना कर दिया, कर नहीं मिल पाएंगे पौधे। आप बताओ, आप साहिबाबाद में कहीं भी जिस इलाके में रहते हो, आप मांग लोगे, किसी अफसर को फोन कर दोगे कि संतोष पाठक बोल रहा हूं, मुझे 50 पौधे चाहिए। संतोष पाठक मोदी और शाह से सवाल करते हैं दिन भर, तो भी वो अफसर इस लाज में कि संतोष पाठक पुराने पत्रकार हैं, जो है इतना तो इनकी बात का सम्मान लो, 50 पौधे इनको। और पौधा कौन सा है कि खाएंगे साग बना के, वृक्षारोपण ही कर रहे हैं, पौधे लगाएंगे कहीं, दे देते हैं 50 पौधे। इंदौर में पौधे नहीं मिले कैलाश विजयवर्गीय को वन विभाग से। तो ये हालत है। विजयवर्गीय के इंदौर का प्रभारी मंत्री कौन है? मोहन यादव। अब सोचिए, सब बहुत मतलब बातें वो है। इंदौर जो है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में एटीएम है इंदौर, पूरा मतलब मिनी मुंबई है। मुंबई के बाद इस देश में दूसरा जो है आर्थिक रूप से, जो है आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा दूसरा शहर है इंदौर। इंदौर का प्रभारी बनना ज्यादा जरूरी था। पानी जहर वाला मिले, हवा जहर वाला मिले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इंदौर का प्रभारी बने मोहन यादव। तो तो ऐसे ये बहुत आपने सारी इसमें घुसेंगे अपने तो। बिल्कुल अपने पोल खोल के रख दी कि भैया मुख्यमंत्री को अपने उज्जैन के बगल वाले इलाके का ही प्रभारी क्यों बनना था, और वो भी उस इलाके का जहां से वो नेता आता है जो अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझता है, और कैबिनेट की बैठकों में भी कई बार मकजक हो चुकी है। और कैलाश विजयवर्गीय साहब का फ्रस्ट्रेशन, वो तो कई तरह के फ्रस्ट्रेशन है, और वो अपने आप को परफेक्ट एग्जाम्पल मानते हैं कि बीजेपी आला कमान ने कैसे यूज किया एंड थ्रो कर दिया। तो वो भी एक हाँ, फ्रस्ट्रेशन है, मैं जानता हूं कि कैसे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, और धोखा हर तरीके से हुआ है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, नेताओं के साथ धोखा होने पे मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई सहानुभूति नहीं होती है। कुछ नहीं। और अगर आप किसी के भी सवाल पूछने को आप फोकट और घंटा बताओगे, तो आप नेता बने रहने के लायक नहीं हो, मंत्री बने रहने के लायक नहीं हो। हालांकि संबंध मेरे बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा, आशीष सर, आप हमारे साथ जुड़े। न्यायपालिका को लेकर आपकी जो राय है, निश्चित तौर पर जजों को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को सोचना चाहिए कि इस देश की बहुतायत जनता भी वही सोच रही है। और जहां तक भक्तों को कुछ कहने का फायदा है नहीं, भाजपाइयों को कुछ कहने का फायदा है नहीं, ट्रोल आर्मी डरे हुए हैं, बाकी नेता सब डरे हुए हैं। और आशीष सर ने जो तारीफ करी, हम लोग लंबे समय तक इनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है। और डिजिटल की दुनिया में जब मैंने अडानी मीडिया को छोड़ा, तो डिजिटल की दुनिया में जो पहली शुरुआत की थी, वो मैंने द न्यूज लॉन्चर से ही की थी। और पहली शुरुआत हमेशा जो है आपके जीवन में एक यादगार शुरुआत रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आशीष सर को पकड़ के लाता रहूं अपने प्लेटफॉर्म पर, ताकि नहीं, मेरे दर्शक भी इसका फायदा उठाते रहे। जब हम तो, हमारा परिवार संतोष, हमारे परिवार है, भाइयों के लिए तुम कहीं पे भी कहीं भी रहे, हम हाजिर हैं। तो बस आप लोग देखिए, इनको ही प्यार दीजिए, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।